हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं एंड आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस चल रहे हैं जैसे कि सर आरटीपी क्या होता है, सर आरटीपी करना जरूरी होता है क्या, लास्ट में देख लेंगे तो नहीं चलेगा क्या। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस है विथ रिस्पेक्ट टू आरटीपी, सर आरटीपी सॉल्व करना है लेकिन कहाँ से करें, भाई आरटीपी के रिगार्ड्स बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूँ सीए आनंद कानानी and I am a chartered accountant by profession and I am a teacher by passion, and yes, I am into manufacturing business also. Yes, I am manufacturing chartered accountants every year, and for more than a decade now, I have been manufacturing so many rank holders, chartered accountants, and so many pass outs, of course. Guys, अपन आज यहाँ पे डिस्कशन शुरू करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू सीए फाउंडेशन मे 2022 का अकाउंट सब्जेक्ट का आरटीपी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई प्रॉमिस टू यू दैट आपको आरटीपी के रिगार्ड्स बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरटीपी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक मानता हूं कि अगर आप आरटीपी नहीं करते हो दैट मीन्स आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करते हो। आरटीपी बेटा बहुत जरूरी है एंड बहुत बार देखा गया कि आरटीपी में से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर अटेम्प्ट में आरटीपी आईसीएआई पब्लिश करता है और उसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा तगड़ा होता है, राइट। 20 क्वेश्चन नॉर्मली आपको देती है आईसीआई, जो आपको उनको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिवाइज करने के लिए, सारे कंसेप्ट को रिकेप करने के लिए इट वुड बी हेल्पफुल। तो अपन वन बाय वन हर एक सब लेक्चर में, एक वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वैसे अलग अलग 20 वीडियोस में आपको दूंगा टू कवर योर एंटायर रिवीजन टेस्ट पेपर, राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस क्विकली स्टार्ट विद रिवीजन टेस्ट पेपर्स, राइट। हियर वी गो फ्रेंड्स। तो अपन आ चुके हैं आरटीपी में। डू नॉट वरी, आरटीपी ही है, इशूड बाय आईसीआई। उसको खाली अच्छा फॉर्मेट दे दिया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिया है मैंने। वही आरटीपी जो पब्लिश्ड बाय आईसीएआई है एंड फॉर मे 2022 का है। सो हियर वी गो। सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल है ट्रू और फॉल्स का। हर बार यही क्वेश्चन होता है ट्रू और फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर ट्रू और फॉल्स। गाइस, ट्रू और फॉल्स आपको आईसीआई के पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द इजीएस्ट पार्ट टू क्रैक a really good mark, है ना, to score a really good mark. चलिए पहला क्वेश्चन here is in front of you. The gain from sale of capital account, the gain from sale of capital asset did not be added to revenue to ascertain the net profit of a business. सर कहना क्या चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बेटा ये चाइनीज में लिखा है। well it is, अपन कैपिटल असेट्स क्या होती है एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझते हैं। कैपिटल असेट मतलब क्या? कैपिटल असेट मतलब सर बैलेंस शीट में एसेट्स जो भी एसेट्स लिखते हैं, इट कैन बी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, प्लांट, मशीनरी, कार, है ना, दिस ऑल आर कैपिटल असेट। अगर इनको बेचा तो मिलने वाला प्रॉफिट गेन, क्या मैं उसको रेवेन्यू मानता हूं? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ सर रेवेन्यू मतलब इनकम तो ही है। थोड़ा सा फिर से सोचो ना बच्चा। अच्छा बाय द वे लेट मी क्लैरिफाई, इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत टीचर्स भी गलत देते हैं, है ना, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेटा इस चैप्टर का एक्चुअली आंसर छुपा है चैप्टर नंबर 10। कौन सा? शेयर कैपिटल, यस, कंपनी अकाउंट्स। उसके अंदर चैप्टर 10 यूनिट नंबर 1, चैप्टर 10 यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। चैप्टर 10 यूनिट 1 में आपको फॉर्मेट दिया, किसका फॉर्मेट? बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जल्दी से बताइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इनफैक्ट पहले भी आईसीआई ने पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जैक्टली कहां पे दिया है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में सर वो तो लॉ में पढ़ता होगा। नहीं बेटा, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, आई रिपीट, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एंड कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल याद आएगा, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। सर रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, हाँ हाँ याद आ रहा है। नाउ रेवेन्यू मींस व्हाट? रेवेन्यू मतलब हमारी जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है, उस बिजनेस एक्टिविटी को करके आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मे बी आप जो गुड्स है या तो सर्विसेज है, आपका जो मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस में से होने वाली इनकम, दैट इज योर रेवेन्यू। समझेगा? एंड रेवेन्यू के नीचे होता है अदर इनकम। अदर इनकम में असेट्स को बेचा, फर्नीचर को बेचा, है ना, ये सारा का सारा मे बी, और कोई भी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा अदर देन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, जो मेन गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्ड्स है, उसके अलावा जो भी प्रॉफिट आता है उसको आप किधर शो करते हो? अदर इनकम के अंदर। याद आया? आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। एंड
इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखा है वो गेन को जो कैपिटल असेट्स को बेच के होने वाला गेन है उसको रेवेन्यू में ऐड, not to be added, not to be added to revenue as certain net profit of a business, and that is absolutely correct. Revenue में ऐड नहीं करना है, किधर ऐड करना है? Other incomes में. So it should be false. Yes, yeah, it okay. Assets need not be added, so it is true. Assets में को बेच के जो भी हमारी इनकम हुई है वो रेवेन्यू इनकम का पार्ट नहीं है, और यहाँ पे भी वही लिखा है need not be added, need not be added, then it is true, it need not be added. The gain from sale of capital asset need not be added to the revenue to asset in the net profit of the business. It is absolutely true. The profit on sale of capital asset should not be added to revenue to asset in profits since it has not been earned due to normal business operations. Simple, simple. Everybody, yes? Okay. Here we go to the next question. Second question कुछ बहुत simple सा है. Sale of office furniture should be credited to profit and loss account. ऑफिस फर्नीचर को बेचा, पीएनएल में लेके जाओगे क्या? फर्नीचर बेच रहे हो, असेट बेच रहे हो. अच्छा सर, कुछ गोल्डन रूल्स जैसा हमने पढ़ा था और उसमें ऐसा शायद सिखाया था हमको, है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. सोचिए ना, फर्नीचर जा रहा है, किसको क्रेडिट करोगे? सर फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ पे तो बोला क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नो सर, इट शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. बिल्कुल. सो करेक्ट है कि ट्रू है कि फॉल्स है? ये यहाँ पे लिखा है पीएनएल में क्रेडिट करोगे, तो इट मस्ट बी व्हाट? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. चैट बॉक्स में डालो सेकंड का आंसर ट्रू के फॉल्स. जल्दी से आप अपना व्यू बताइए मुझे. ऑफ कोर्स इट इज फॉल्स. यहाँ पे जनरल एंट्री नॉर्मली जो होता है वो भी मैंने आपको लिख के दिया. इट इज कैश शॉपिंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर को बेचा है, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए, ना कि पीएनएल को. सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट एंड सिंस इट इज अ कैपिटल रिसिट. एब्सोल्युटली यस. Confusion ke clear? I'm sure you must be thoroughly clear with it so far, right? And here we move to the third, true or false. ये थोड़ा अच्छा वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको. The additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission. Sir कुछ समझ में नहीं आया. क्या लिखा है? Additional commission जो दे रहे हो ना कंसाइनी को, so that वो bad debt का लॉस भी bear कर ले, उस कमीशन को अपन क्या बोलते हैं? क्या उसको ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन. कौन सा चैप्टर का है बताओ? थर्ड एमसीक्यू फ्रॉम विच चैप्टर? बताओ इन द चैट बॉक्स. थर्ड एमसीक्यू फ्रॉम विच चैप्टर? जल्दी से सोच और बताओ. कमीशन वाला, कंसाइनी वाला? यस, ये है भाई चैप्टर 6 का कंसाइनमेंट चैप्टर, है ना? कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर था ये. वेल, कंसाइनर कंसाइनी है ना. कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है. कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू द कंसाइनी टू सेल पर्पस, है ना, फॉर सेलिंग पर्पस. अगर कंसाइनी बेच देगा तो कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा. अच्छा, कमीशन कितने टाइप के थे? जल्दी से बताओ ना. कमीशन कितने टाइप्स के थे? जल्दी से सोच के बताओ. कमीशन के याद आ रहा है? वेल, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन गाइस. मेरा पर्पस सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता देना नहीं है. आई वांट कि आपको मैं पूरा का पूरा ब्रश अप कराऊं फड्डा एंड देन मैं उसको आंसर करूं. हियर आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कमीशन के टाइप्स कितने थे. वेल, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन. अगर आपको याद आ रहा है, 3 टाइप्स ऑफ कमीशन वर देयर. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी कमीशन, सेकंड इज डेल क्रेडिटर कमीशन एंड थर्ड वन इज ओवरराइडिंग कमीशन. सर ये तीनों कमीशन एक बार याद करा दो ना. चलो याद करा देता हूँ. ऑर्डिनरी कमीशन, नाम से समझ में आ रहा है, कोई स्पेशल नहीं है. सेल्स के ऊपर जो फिक्स परसेंटेज अप्लाई कर दिया जाता है, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन, है ना. उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं. ऑर्डिनरी कमीशन, सेल्स का सर्टेन परसेंटेज ले लीजिए, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन. दूसरा कौन सा बोला? डेल क्रेडिटर कमीशन. सर क्या? डेल क्रेडिटर कमीशन. सर ये क्या होता है? याद करो बच्चा, सीए फाउंडेशन का आपका कंसाइनमेंट चैप्टर और उसमें आपने स्टडी किया हुआ है. कंसाइनर जब भी कंसाइनी को गुड्स भेजता है, नो कंसाइनी में चीट आल्सो. कंसाइनी यहाँ पे चीटिंग कर सकता है. कंसाइनी ये गुड्स अपने कंसाइनी जो है अपना कोई फ्रेंड है उसको दे देगा एंड उसको बोलेगा भाई 50 लाख का गुड्स है, मैं तेरे को 5 लाख में दे देता हूँ. कंसाइनी को तो फायदा हो गया. कंसाइनी गुड्स किसको दे रहा है? अपने फ्रेंड को. उस कंसाइनी के फ्रेंड को भी फायदा हो गया, वो तो एजेंट है ना, एजेंट को भी फायदा हो गया. और फिर कंसाइनी कंसाइनर को क्या बोलेगा? तो बैड डेट हो गया, पैसा नहीं मिला. तो सेल किया था इसलिए कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन भी देगा, कंसाइनी को कंसाइनी के फ्रेंड के पास से भी कुछ पैसा मिला, मतलब दोनों को फायदा हो गया. एजेंट को भी फायदा हुआ, एजेंट के दोस्त को भी फायदा हुआ. लेकिन लॉस किसका हो गया? कंसाइनर का. लेकिन कंसाइनर यहाँ पे भूल गया कि कंसाइनर ने डील किसके साथ किया था? डील किया था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ. तो गाइस यहाँ पे समझना क्या है, जब भी कंसाइनर अगर मेरे साथ ऐसा ट्रांजैक्शन करता तो मैं उसको ना डेल क्रेडिटर कमीशन देता. डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है बेटा? डेल क्रेडिटर कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है. सो ज्यादा कमीशन काय को दे रहे हो बेटा? लेकिन यहाँ पे मैं ना
कंसाइनी से एक गारंटी लेता हूं, एक अश्योरेंस लेता हूं कि अगर बैड डेट हुआ ना, अगर बैड डेट हुआ ना, तो वो रिस्क मेरा नहीं होगा, कंसाइनर का नहीं होगा, किसका होगा? कंसाइनी का होगा। नाउ कंसाइनी वुड बी लिटिल स्कैर्ड, अरे यार ये पैसा देगा क्या? वो सोचेगा अगर पैसा मिलने वाला है तो ही वो बंदे को सेल करेगा। क्यों? क्योंकि बैड डेट का लॉस किसका होने वाला है? कंसाइनी। तो डेल क्रेडर का कमीशन बच्चा जब भी कंसाइनर प्रिंसिपल जो है एजेंट को डेल क्रेडर का कमीशन देता है, वो टाइम पे बैड डेट का लॉस अभी कंसाइनर का नहीं रहता, किसका हो जाता है? कंसाइनी का हो जाता है। दो कमीशन समझ में है, ऑर्डिनरी, दूसरा डेल क्रेडर। तीसरा कौन सा है? सोचो ना, ओवर राइडिंग कमीशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ओवर राइडिंग, राइडिंग मतलब बढ़ता जा रहा है, ओवर मतलब ज्यादा बढ़ता जाएगा कमीशन। विथ इंक्रीज इन सेल्स प्राइस कमीशन ऑल्सो इंक्रीजेस। आई रिपीट, with increase in sales price commission also increases। मुझे जल्दी से स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपने ऐसा सुना है क्या कभी? जल्दी से सोच, मैं जो स्टोरी देख बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट कीजिए, समझिए। आप कभी कोई शोरूम में शॉपिंग करने गए, मान लो आप एसी परचेस करने गए, आप एसी परचेस करने गए और वो जो शोरूम का एक सेल्समैन होगा, वो शोरूम का सेल्समैन आपके पास आता है, बोलता है सर ये 50,000 तक हो जाएगा। बट व्हेन आई से मुझे 50,000 का एसी नहीं लेना है, आई वॉज अबाउट टू लीव द शोरूम, मैं शोरूम से जैसे ही बाहर जाने लगा, वो शॉपकीपर का जो था, वो सेल्समैन जो था, मेरे पास वापस आता है और बोलता है सर रुको रुको, आज के आई जस्ट स्पोक टू माय मैनेजर और आज के दिन के लिए ना एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आज आप उसको अभी ले आओगे तो हम आपको ना ये 42,000 तक दे देंगे। नोटिस किए कभी आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या शोरूम का? अगर एक्सपीरियंस किया है ना तो आप लिखिए चैट बॉक्स में शोरूम यस, सो दैट आई कैन मेक आउट कि आप कितने लोग इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो एंड आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? एंड अपना फीडबैक विदाउट फेल, हाँ, ये चैट बॉक्स में लिखना है, हाउ डिड यू लाइक दिस लेक्चर, एंड इसको शेयर तो आप करोगे ही करोगे, दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। वापस आ जाते ओवरराइडिंग कमीशन में। अच्छा, वो एग्जांपल हम देख रहे थे, शोरूम में जा रहे हैं, शोरूम का जो सेल्समैन है हमको पहले ज्यादा प्राइस क्वाट करता है, फिर कम प्राइस में देने को भी तैयार हो जाता है। अगर बिजनेस का ऑनर ये करता ना तो शायद मैं एक बार समझता कि उसको तो प्रॉफिट कमाने का वो है, इसलिए वो ज्यादा प्राइस क्वाट कर रहा है। लेकिन ये सेल्समैन को तो कमीशन मिलना है, उसको तो प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना होता नहीं है, उसको तो फिक्स सैलरी होगा, तो शायद वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे? मेरा बिजनेसमैन इज वेरी 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 स्मार्ट। ये जो शोरूम का ऑनर है ना, उसने वो सेल्समैन को बोल के रखा होगा, भाई तू मिनिमम ना इसको 42,000 में बेचिएगा, 42,000 में बेचेगा तो मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा। लेकिन अगर 42,000 से जितना एक्स्ट्रा अमाउंट तू लाएगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर मैं तेरे को 50% कमीशन दे दूंगा। अभी लॉजिकली सोचिए ना, क्या होने वाला है? 42,000 में बेचा तो 10% कमीशन, 42,000 अगर 45 में भी बेचा तो एक्स्ट्रा कितना है सर? 3,000 एक्स्ट्रा है। उस 3,000 एक्स्ट्रा का कंसाइनी को कितना, एजेंट को कितना मिल जाने वाला है? एजेंट को सर 50% मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो ज्यादा सेल्स अमाउंट पे सेल करने से देखो, ओनर को तो फायदा ही, उसको देनी में 3,000 एक्स्ट्रा ही मिल रहा था, है ना? तो उसमें से आधा अगर वो एजेंट को दे रहा है तो एजेंट विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर सेल करे, एंड दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। सेल्स प्राइस बढ़ेगा तो कमीशन का परसेंटेज भी बढ़ेगा। समझा आप लोगों को? यस। एंड नाउ यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, एक बार रिपीट करते। क्वेश्चन सेज, so question says, मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, the additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of bad debts। जब बैड डेट का लॉस लेने को तैयार हो जाता है, उस केस में अपन जो कमीशन देता है उसको तो सर डेल क्रेडर बोलते हैं। हाँ माय फ्रेंड, आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे इट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन, तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू क्या फॉल्स? इट इज 100% फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने तीनों कमीशन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑर्डिनरी कमीशन में रीड नहीं करा रहा हूँ, टोटल सेल्स के ऊपर जो फिक्स परसेंटेज आप अप्लाई कर देते हो, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन। Second is Dale Credit Commission. To increase the sales and to encourage the consignee to make credit sales, the consignor provides an additional commission, generally known as Dale Credit Commission. मैंने already बताया, ordinary commission से थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, additional commission दे रहे हैं। This additional commission, when provided to the consignee, gives a protection to the consignor against bad debts, bad debt का loss. Now consignor का नहीं है दोस्त, किसका है? consignee का। समझ में आया? It is very very interesting. एंड ओवरराइडिंग कमीशन, मैंने जैसे बताया, सेल्स प्राइस बढ़ेगा तो कमीशन भी बढ़ेगा। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड to encourage the consignee to put hard work in introducing new product in the market। Guys, I hope समझ में आया होगा। तो 3 टाइप के कमीशन होते हैं, पहला था ऑर्डिनरी, दूसरा था डेल क्रेडर, तीसरा था ओवरराइडिंग। और यहाँ पे आपको बोला गया
बैड डेट का लॉस सिक्योर करने के लिए ओवरराइडिंग कमीशन होता है? आंसर इज नो। बैड डेट का लॉस सिक्योर करने के लिए कौन सा होता है दोस्तों? डेल क्रेडिट कमीशन। आई होप समझ में आ गया। एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु एग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड overriding. False. 100% false. It is what? It is called the additional commission. The account of bad debt is called del credit commission. Give me a thumbs up. Video को जल्दी से like कर दीजिए. Right? चलिए. The next one says a partnership firm can acquire fixed assets in the name of the firm. Guys, a partnership firm क्या खुद के नाम पे in the name of the firm खुद के नाम पे fixed assets को purchase कर सकती है? सोचिए. I'm sure आपने पढ़ा होगा ये. Something called separate legal entity concept. Separate legal entity concept. Entity concept. Business is अलग, business का owner is अलग. Yes, I hope अगर आपने पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर तो आपने यहाँ पे जरूर पढ़ा होगा और लॉ में भी पढ़ा हो सकता है. पार्टनरशिप का अलग से आइडेंटिटी नहीं होता है ना. तो पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे कभी भी फिक्स्ड एसेट्स बाय नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे पूछा है पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म. क्या खुद के नाम पे फर्म के नाम पे फिक्स्ड एसेट्स बाय कर सकती है? आंसर क्या होना चाहिए? नहीं कर सकती सर. अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स इन इट्स नेम सिंस इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट कैन एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ द पार्टनर्स. यस, हियर वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ रहा है. और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप वीडियो को रेगुलरली देखना चाह रहे हो तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा सो दैट आई कैन फॉलो अप कितने बच्चे रेगुलरली इन वीडियोस को देख रहे हैं. राइट, इट एनकरेजेस मी टू गिव यू more and more. Right, debenture holders enjoy the voting rights in the company. Right, company accounts का another MCQ. क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है? आंसर इज अ बिग नो. इक्विटी होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है, प्रेफरेंस होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है, डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है. यहाँ पे बोला डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है. बोलो ना ट्रू और फॉल्स. आई एम श्योर आप सबको ये वाला तो आंसर मालूम था. डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स इन द कंपनी. एंड विद दिस that's all for the day. Signing off for the day. See you tomorrow with another video. I hope you like the video. Do share and subscribe to this channel. Thank you. Tata, bye bye and see you. ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. दिस इज सी आनंद कनानी. टाटा बाय बाय एंड सी यू फ्रेंड्स. सी यू सून.